एक छोटा विश्वास काफ़ी है दोस्तों, बड़ी जीत के लिए। नमस्कार। आज हम आधुनिक काल के द्विवेदी युग से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आपको क्वेश्चन बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एकांतवासी योगी, रचना का नाम है एकांतवासी योगी। रचयिता कौन है? एकांतवासी योगी के रचयिता कौन है? तो वो है श्रीधर पाठक। कौन है? श्रीधर पाठक। एकांतवासी योगी के रचयिता श्रीधर पाठक है। यह गोल्ड स्मिथ की कृति हर्मिट का अनुवाद है। तो एकांतवासी योगी जो रचना है, ये गोल्ड स्मिथ एक इंग्लिश राइटर है, उसकी हर्मिट कृति का अनुवाद है। जो किसने किया था? श्रीधर पाठक ने। श्रीधर पाठक ने इसकी रचना लावनी या ख्याल शैली में की है। इनकी मौलिक एवं अनुदित रचनाएं इस प्रकार हैं: गडरिय एवं दार्शनिक, एकांतवासी योगी, उज्जड़ ग्राम, श्रांत पथिक, ऋतु संहार। ये तो है अनुदित। और मौलिक रचनाएं हैं वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, सर्वज्ञ वीणा, धनविजय, सांध्य अटन, गुणवंत हेमंत। गुणवंत हेमंत इनकी इंपॉर्टेंट कृति है। इसके अलावा देखें तो एकांतवासी योगी है, ये हर्मिट का हिंदी अनुवाद है। उज्जड़ ग्राम, उज्जड़ ग्राम है ना, ये गोल्ड स्मिथ की कृति डेजर्टेड विलेज का अनुवाद है। डेजर्टेड विलेज का अनुवाद है उज्जड़ ग्राम। श्रांत पथिक है ना, ये गोल्ड स्मिथ की ट्रेवलर पुस्तक का हिंदी अनुवाद है। और ऋतु संहार, ऋतु संहार संस्कृत के कालिदास की नाट्य रचना ऋतु संहार का अनुवाद है। छायावादी काव्य प्रवृत्ति नहीं है। छायावादी काव्य प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? तो छायावादी काव्य प्रवृत्ति की बात करें तो प्रेम का उदात्त चित्रण छायावाद में हुआ था। आत्मा विभक्ति की प्रधानता रही है छायावाद में। प्रकृति का सामान्य चित्रण नहीं है हुआ है, प्रकृति का भरपूर चित्रण हुआ है। यही हो गया गलत। वेदना और निराशा की सघन व्यंजना हुई है छायावाद में। रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? रंग में भंग काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो वो है मैथिली शरण गुप्त। रंग में भंग कृति है, ये 1909 में प्रकाशित हुई थी। रंग में भंग 1909 में प्रकाशित हुई। रंग में भंग नामक कृति राजपुतानी आन बान, राजपुतानी आन बान की कथा है, जिसकी रचना राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने की। तो मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय कवि हैं और राष्ट्रीय कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सांकेत, सांकेत का प्रकाशन हुआ था 1931 में। यशोधरा 1933 में, किसान 1917 में, सिद्धराज 1936 में। उसके बाद में देखें तो पलासी का युद्ध, जयद्रथ वध 1910 में और पंचवटी 1925 में प्रकाशित हुई। सांकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? तो वो नवम सर्ग है, जो वर्तमान में फर्स्ट ग्रेड में लगता है और पूरा का पूरा पढ़ा दिया गया है, व्याख्या सहित, प्रश्न सहित प्ले लिस्ट में है। चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं। सांकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक नवम सर्ग है। यह राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त राम भगत कवि थे। सांकेत राम कथा पर आधारित महाकाव्य है, जिसके नवम सर्ग में उर्मिला का वीर वर्णन मार्मिक ढंग से किया है। यह उनकी मौलिक उद्भावना है, यह उनकी मौलिक उद्भावना है, क्योंकि उर्मिला राम कथा की उपेक्षित पात्र रही है
8वें सर्ग में कैकेयी का पश्चाताप दिखाकर भी गुप्त जी ने अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया। गुप्त जी ने लगभग 40 कृतियां लिखी हैं, जिनमें जयद्रथ वध 1910, भारत भारती मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, जिसके कारण मैथिली शरण गुप्त सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए थे, भारत भारती 1912, पंचवटी 1925, झंकार 1929, सांकेत 1931, यशोधरा 1933, द्वापर का प्रकाशन है 1936, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957 आदि प्रमुख है। ये विष्णुप्रिया किस पे लिखी गई है? तो ये चैतन्य महाप्रभु जो गौड़ीय संप्रदाय के थे बंगाल के, उसकी पत्नी का नाम विष्णुप्रिया था, तो उसी विष्णुप्रिया के बारे में लिखा गया है। सन 1920 में सरस्वती पत्रिका के जुलाई अंक में प्रकाशित मुकुटधर पांडे की वह कविता जो छायावादी युग की प्रथम कविता मानी गई है, वो है कुररी के प्रति। तो 1920 में सरस्वती पत्रिका के जुलाई अंक में प्रकाशित मुकुटधर पांडे की वह कविता जो छायावादी युग की प्रथम कविता मानी गई है, वो है कुररी के प्रति। हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मुकुटधर पांडे ने हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया। इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। तो मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक किसने स्वीकार किया है? रामचंद्र शुक्ल ने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रवर्तक कौन है? मुकुटधर पांडे है। मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के अनुज यानी छोटे भाई थे। इन्हें पांडे बंधु भी कहा जाता है। तो पांडे बंधु कौन है? मुकुटधर पांडे और लोचन प्रसाद पांडे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम किस विकल्प में है? तो भारत भारती की बात करें तो भारत भारती का प्रकाशन हुआ था 1912 में, यशोधरा 1933, सांकेत 1931, विष्णुप्रिया 1957। तो विष्णुप्रिया तो लास्ट आएगी, फर्स्ट में आएगी भारत भारती, और बीच में यहाँ पे गड़बड़ है, सांकेत पहले आएगा, यशोधरा बाद में। तो भारत भारती, सांकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया। भारत भारती, सांकेत, यशोधरा और विष्णुप्रिया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारत भारती 1912, सांकेत 1931, यशोधरा 1932 या 33 भी सही है, और विष्णुप्रिया 57। हिंदी में नवचेतनवाद का प्रचारक कौन है? तो हिंदी में नवचेतनवाद का प्रचारक सुमित्रानंद पंत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हिंदी में नवचेतनवाद का प्रचारक कौन है? तो वो सुमित्रानंदन पंत है। राजपुतिआन की कथा है। राजपुतिआन की कथा कौन सी है? तो वो रंग में भंग है, जो 1909 में प्रकाशित हुई थी, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। राजपुतिआन की कथा रंग में भंग काव्य में समाहित है। रंग में भंग काव्य ग्रंथ के रचयिता मैथिली शरण गुप्त है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सामंजस्यवादी कवि किसे कहा है? तो मैथिली शरण गुप्त को कहा है। गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है, और मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। इनके द्वारा रचित अन्य काव्य ग्रंथ है जयद्रथ वध 1910, किसान 1917, विकट भट्ट की बात करें तो 1929 में प्रकाशित हुआ था विकट भट्ट। गुरुकुल का प्रकाशन 1929 में हुआ। विकट भट्ट, गुरुकुल, इनका प्रकाशन 1929। सांकेत 1931, भारत भारती 1912,
जंकार 1929, यशोधरा 1932-33, सिद्धराज 1936, पंचवटी 1925, द्वापर बात करें द्वापर की तो द्वापर का प्रकाशन हुआ था 1936 में और विष्णुप्रिया का 1957 में। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? तो साकेत की कथा का मुख्य संबंध है वो किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? तो वो उर्मिला, लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है, क्योंकि साकेत का 9वां और 10वां जो खंड है उनमें उर्मिला के विषय में, उर्मिला के वियोग के बारे में लिखे गए हैं। साकेत गुप्त जी की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसे महाकाव्यों की श्रेणी में रखा जा सकता है, रखा गया है। इसकी कथा साकेत को केंद्र बनाकर लिखी गई है। इसकी कथा वस्तु राम और सीता की न होकर उर्मिला और लक्ष्मण की है। बात करें साकेत की तो साकेत पाली भाषा का शब्द है और साकेत का अर्थ होता है अयोध्या। संपूर्ण छायावादी काव्य की उत्कृष्ट उपलब्धि किसे कहा गया है? संपूर्ण छायावादी काव्य की उत्कृष्ट उपलब्धि किसे कहा गया है? तो राम की शक्ति पूजा को। राम की शक्ति पूजा किसकी है? वैसे तो अनामिका, प्रेमल, तुलसीदास 1938 और राम की शक्ति पूजा, ये सभी चारों ही सुमित्रा नंदन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। लेकिन संपूर्ण छायावादी काव्य की उत्कृष्ट उपलब्धि राम की शक्ति पूजा को कहा गया है। निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद का है? पद्य प्रसून। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद का कौन सा काव्य ग्रंथ है? तो वो है पद्य प्रसून। पद्य प्रसून। पद्य प्रसून काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद का है। इनकी अन्य रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चुभदे चोपदे, चोखे चोपदे, बोलचाल, रस कलश, वैदेही, वनवास, जबकि मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण की है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद की बात करें ना तो इनकी इंपॉर्टेंट जो संग्रह है वो है प्रिय प्रवास, चुभदे चोपदे, चोखे चोपदे, बोलचाल, रस कलश, वैदेही, वनवास और एक पद्य प्रसून हो गया। लेकिन मृत्युंजय जो आया है वो ये राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है। प्रेम 25 गया प्रसाद शुक्ल स्नेह की रचना है। और देवसभा ये रामचरित उपाध्याय की करती है देवसभा। आधुनिकता, समसामयिकता, स्वच्छंदता और बौद्धिकता में नए कवियों का गोरखनाथ किसे कहा गया है? क्या बात है! आधुनिकता, समसामयिकता, स्वच्छंदता और बौद्धिकता में नए कवियों का गोरखनाथ किसे कहा जाता है? तो वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है। आधुनिकता, समसामयिकता, स्वच्छंदता और बौद्धिकता में नए कवियों का गोरखनाथ कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। और सबसे पहले हिंदी साहित्य में स्वच्छंदता शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था साहब मुकुटधर पांडे ने। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? तो मुकुटधर पांडे को माना है। निम्नलिखित में से किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए? वह साकेत 1931। मैथिलीशरण गुप्त का ये साकेत प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए। साकेत 1931, गुरुकुल 1929, पंचवटी 1925, रंग में भंग 1909 आदि रचनाएं मैथिलीशरण गुप्त की हैं। साकेत का प्रथम सर्ग आरंभ होता है सरस्वती वंदना से। साकेत का प्रथम सर्ग है वो सरस्वती वंदना से आरंभ होता है। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता, कामिनी, कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु,
साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था। तो द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया वो था नाथूराम शर्मा शंकर। कौन था? नाथूराम शर्मा शंकर था। द्विवेदी युग के साहित्यकार नाथूराम शर्मा शंकर को कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया। इनके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है अनुराग रतन, शंकर सरोज, शंकर सरस्वय, गर्भरंडा रहस्य। तो नाथूराम शर्मा शंकर के काव्य ग्रंथ कौन से है? तो अनुराग रतन है, शंकर सरोज है, शंकर सरस्वय है और गर्भरंडा रहस्य है। निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है। सिद्धराज है 1936, जय भारत तो है। जय भारत का प्रकाशन हुआ था 1952 में। हिडिंबा भी किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है हिडिंबा। और कृष्णक्रंदन ये मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। कृष्णक्रंदन मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, बल्कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है कृष्णक्रंदन। प्रेम पच्चीसी, कृषक कृंदन, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचनाएं हैं। यामा के लिए महादेवी जी को सन 1983 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यामा के लिए महादेवी वर्मा को 1983 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार से। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। चोखे चौबदेर, चुबदे चौबदेर ये किसके हैं? ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की हैं। चोखे चौपदे, रस कलश, वैदेही वनवास, चुबदे चौपदे, पद्य प्रसून, प्रिय प्रवास। खड़ी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास है। यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है। पथिक रामनरेश त्रिपाठी की तथा वासवदता सोनलाल द्विवेदी की रचना है। तो वासवदता किसकी है? वासवदता सोनलाल द्विवेदी की रचना है। और पथिक है ये रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। पथिक, मानसी, मिलन ये रामनरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन हैं? तो द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त है। तो द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि की बात करें तो कौन है? इन ऑप्शनों के आधार पर देखें तो मैथिली शरण गुप्त है, क्योंकि इनके द्वारा बहुत सारा काव्य लिखा गया है। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं। भारत भारती 1912, सांकेत 1931, यशोधरा 1932-33, पंचवटी 1925, जय भारत। बात करें जय भारत की 1952, झंकार 1929, द्वापर 1936 है, जयद्रथ वध 1910 है। जयद्रथ वध 1910। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय कवि थे। तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुझको क्या अलंकार। ये सुमित्रा नंदन पंथ की पंक्ति है। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुझको क्या अलंकार। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया। सांकेत में। और सांकेत में कौन? उर्मिला को। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी को सांकेत नामक पुस्तक में प्रतिष्ठित किया। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त करित सांकेत है। भारत भारती 1912, रंग में भंग 1909, द्वापर 1936, यशोधरा 1932-33, पंचवटी 1925,
विकट भट्ट 1929, झंकार 1929, विष्णुप्रिया 1957, सिद्धराज 1936। इसके बाद में देखिए तो वैतालिक पंचवटी 1925। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं याद हो गई होगी, कई बार बोल दिए मैंने। किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है? द्विवेदी युग। किस युग की बात चल रही है? द्विवेदी युग। किसके साहित्य को हम सरस्वती पत्रिका और इंदु पत्रिका में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है? तो द्विवेदी युग। सरस्वती पत्रिका और इंदु पत्रिका मोस्टली द्विवेदी युग से जुड़ी हुई थी। द्विवेदी युगीन बात करें द्विवेदी युग की तो 1900 से 1918 तक। द्विवेदी युगीन साहित्य को हम सरस्वती एवं इंदु पत्रिका में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन सन 1900 ईस्वी में इलाहाबाद से हुआ। सन 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने और द्विवेदी जी के मार्गदर्शक व प्रेरक व्यक्तित्व ने साहित्यिक व राष्ट्रीय चेतना को स्वर प्रदान किया। इंदु पत्रिका का प्रकाशन 1909 में वाराणसी से प्रारंभ हुआ। अंबिका प्रसाद गुप्त, रूपनारायण पांडेय, जयशंकर प्रसाद की आरंभिक रचनाओं को प्रकाशित करने का श्रेय इंदु पत्रिका को यह साहब। यह एक मासिक पत्रिका है। इंदु पत्रिका एक क्या है? मासिक पत्रिका है जिसमें अंबिका प्रसाद गुप्त, रूपनारायण पांडेय, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं प्रकाशित होती थी। मैथिली शरण गुप्त की किस काव्य कृति को हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा गया है? मैथिली शरण गुप्त की किस काव्य कृति को हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा गया है? वो है जय भारत। तो मैथिली शरण गुप्त की जय भारत कृति को हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा गया है। बात करें जय भारत की तो जय भारत का प्रकाशन हुआ था 1952 में। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। जय भारत कृति का प्रकाशन हुआ था 1952 में। विष्णुप्रिया 1957 में, यशोधरा 1932-33 में, सांकेत 1931 में। जबकि हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा जाता है जय भारत 1952 को। द्विवेदी युग का एक और नाम है साहब, वो नाम है जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग का एक और नाम है जागरण सुधार काल। सक्रांति काल 1943 से 1900 नहीं, सक्रांति काल की बात करें तो 1843 से 1868 के बीच का जो 25 वर्षों का काल है वो सक्रांति काल कहलाता है। द्विवेदी युग का एक और नाम जागरण सुधार काल है। यह नाम डॉक्टर नगेंद्र द्वारा दिया गया है। तो द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम किसने दिया? डॉक्टर नगेंद्र ने दिया। जबकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदि काल को संधि काल या चारण काल नाम दिया तथा शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल का नाम दिया था। शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया। और सक्रांति काल 1843 से लेकर 1868 के बीच का जो काल है वो सक्रांति काल है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर नयनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो वियोगी होगा पहला कवि किसकी पंक्ति है साहब? ये सुमित्रानंदन पंत की कवि है, सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर नयनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति है। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर यह अटल सिद्धांत था। उपयुक्त पंक्तियां किस कृति में संग्रहित है? तो ये भारत भारती का प्रकाशन 1912 में हुआ था। और इसी भारत भारती के कारण मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। सांकेत का प्रकाशन 1931 में और सिद्धराज को प्रकाशन हुआ था 1936 में। तो भारत भारती में
ये संग्रहित है पंक्ति कि विख्यात जीवन वृत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर है ये अटल सिद्धांत था। ये भारत भारती की पंक्ति है। चलो थोड़ी व्याख्या और पढ़ते हैं। उपयुक्त पंक्ति भारत भारती में संग्रहित सन 1912 में रचित भारत भारती ग्रंथ के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। गुप्त जी भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो मैथिली शरण गुप्त जी को भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मुहद से हाली तथा ब्रज मोहन दत्तात्रेय कैफी कृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई थी। हाली और कैफी याद रखना भाई, हाली और कैफी। मुहद से हाली और ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी की करती थी भारत दर्पण, उससे भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मिली थी। गुप्त जी को भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। सब बुझे दीपक जला लूं, सब बुझे दीपक जला लूं, गिर रहा तम आज दीपक रागिनी अपनी जगा लूं। सब बुझे दीपक जला लूं, घिर रहा तम आज दीपक रागिनी अपनी जला लूं, अपनी जगा लूं। तो ये महादेव वर्मा की पंक्ति है साहब कि सब बुझे दीपक जला लूं, घिर रहा तम आज दीपक रागिनी अपनी जगा लूं। महादेव वर्मा। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था, तो वो था कानपुर। कौन सा था? कानपुर। ये समस्या पूर्ति की जो विशेषता है, ये मोस्टली भारतेंदु युग की सबसे बड़ी विशेषता थी समस्या पूर्ति। और महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में ये समस्या पूर्ति का केंद्र कानपुर था। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र कानपुर था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों के खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की। द्विवेदी जी के काव्य संग्रह काव्य मंजूषा सुमन, काव्य मंजूषा सुमन, कान्य कुब्ज अबला विलाप, कान्य कुब्ज अबला विलाप, देवी स्तुति शतक और कान्य कुब्जावली व्रतम। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को माना जाता है साहब। हिंदी में व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक देखे ना, तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। किस समीक्षक ने छायावाद को तत्कालीन काव्य की संपूर्ण विशेषताओं की व्यंजना में असमर्थ समझकर उसके स्थान पर स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग अधिक सार्थक माना है? किस समीक्षक ने छायावाद को तत्कालीन काव्य की संपूर्ण विशेषताओं की व्यंजना में असमर्थ समझकर उसके स्थान पर स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग अधिक सार्थक माना? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने छायावाद को क्या कहा है? स्वच्छंदतावाद। भारत भारती की रचना का उद्देश्य है। भारत भारती 1912 में रची गई मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना। तो अतीत से, भारत भारती का उद्देश्य है अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक करना और भविष्य का निर्माण करना। इनमें से सभी है ये। और भारत भारती रचना की जो मैथिली शरण गुप्त को प्रेरणा मिली थी, वो मुसदे हाली और ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी कृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई थी। हरियोदकृत उस महाकाव्य का नाम लिखिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोदकृत उस महाकाव्य का नाम लिखिए जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है, वो है प्रिय प्रवास। ये खड़ी बोली हिंदी का
प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हरियोद कृत प्रिय प्रवास महाकाव्य में संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रिय प्रवास की रचना 1914 ईस्वी में हुई। इसमें 17 सर्ग है। इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। हरियोद ने परिजात प्रबंध काव्य की रचना की है, जिसमें 15 सर्ग है। तो परिजात प्रबंध काव्य भी किसका है? हरियोद का है, जिसमें कितने सर्ग है? 15 सर्ग है। जबकि प्रिय प्रवास महाकाव्य में प्रबंध काव्य में जो 1914 में रचा गया, इसमें 17 सर्ग है। और परिजात प्रबंध काव्य की रचना जिसमें 15 सर्ग है, इसमें आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम बरजांगना विलाप था। ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रिय प्रवास का नाम क्या रखा गया था? बरजांगना विलाप रखा गया था। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम बरजांगना विलाप रखा गया। प्रिय प्रवास 1914 में लिखी गई अयोध्या उपाध्याय हरियोद के द्वारा, और इसमें 17 सर्ग हैं। प्रसादकृत प्रलय की छाया किस विषय वस्तु के केंद्र में है? तो प्रसादकृत प्रलय की छाया रचना है, इसकी विषय वस्तु के केंद्र में क्या है? रानी कमलावती का मानसिक द्वंद है। रानी कौन सी? कमलावती। रानी कमलावती का मानसिक द्वंद है प्रलय की छाया में। उत्तर भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? तो उत्तर भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है? तो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। जो भारत भारती है ना, 1912 में प्रकाशित हुई मैथिली शरण गुप्त की, तो ये राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती का प्रकाशन 1912 में हुआ। भारत भारती में गुप्त जी की राष्ट्रीय भावना पूर्णतः मुखरित हुई है। राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ भारत भारती में भारत अतीत का गौरव गान भी है। रत्नाकर कृत गंगा अवतरण, ये रत्नाकर कौन है? ये जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये वही जगन्नाथ दास रत्नाकर है जिन्होंने खड़ी बोली के समर्थक कवियों को हट्टी और मूर्ख कहकर बताया था। हट्टी और मूर्ख कहकर पुकारा था। किसको? खड़ी बोली के समर्थकों को। किसने? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? तो ये रोला छंद में लिखा गया है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर का जो गंगा अवतरण कृति है, ये रोला छंद में लिखी गई है। द्विवेदी युग के ब्रज भाषा के कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने गंगा अवतरण नामक काव्य ग्रंथ की रचना रोला छंद में की। रोला मात्रिक सम छंद है। रोला फर्स्ट ग्रेड में लगता है ना। रोला मात्रिक सम छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं में यति होती है। चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु वर्ण होते हैं। या तो 2 गुरु होते हैं या फिर 2 लघु होते हैं। 11-13 पे यति होती है। कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है? तो कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र ने जयशंकर प्रसाद की कृति कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद ये प्रिय प्रवास के रचयिता है। प्रिय प्रवास की रचना हुई थी 1914 में। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास की रचना हुई 1914 में। और इसमें प्रिय प्रवास में कितने सर्ग है? तो साहब 17 सर्ग है। प्रिय प्रवास के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद है। ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रथम नाम इसका
यानी प्रिय प्रवास है, इसका पहले नाम क्या था? प्रथम नाम था इसका ब्रजांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत वर्ण वृत्तों पर आधारित है। कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मानवता का रसात्मक इतिहास, कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा था? तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा था। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? तो हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? वो श्रीधर पाठक है। तो हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन है? श्रीधर पाठक है। श्रीधर पाठक खड़ी बोली हिंदी के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। इसके द्वारा रचित मौलिक एवं अनुदित रचनाएं इस प्रकार है। मौलिक रचनाएं: वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, संध्या अटन, गुणवंत हेमंत, गुणवंत और हेमंत। अनुदित रचनाओं की बात करें, गडरिये और दार्शनिक, एकांतवासी योगी, जो गोल्डस्मिथ की हर्मिट ग्रंथ का अनुवाद है ये, एकांतवासी योगी। उज्जड़ ग्राम, डेजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद है उज्जड़ ग्राम। श्रांत पथिक, और बात करें श्रांत पथिक की, तो श्रांत पथिक है ये गोल्डस्मिथ के ट्रेवलर रचना का अनुवाद है। और ऋतुसंहार तो कालिदास की रचना का ऋतुसंहार ये हिंदी अनुवाद किया गया है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास कितने सर्गों में है? तो साहब ये 17 सर्गों में है। 1914 में इसका प्रकाशन हुआ था। और पहले इसका नाम क्या था? ब्रजांगना विलाप था। तो इसमें 17 सर्ग है। राधा को लोक नायिका, लोक सेविका और लोक शिक्षिका के रूप में स्थापित किया गया है। जो प्रिय प्रवास है नी, इसमें राधिका जी को लोक नायिका के रूप में, लोक सेविका के रूप में और लोक शिक्षिका के रूप में स्थापित किया गया है। इसका मूल भाव रति नहीं प्रेम है। तो जो प्रिय प्रवास लिखा गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का, इसका मूल भाव है ना, रति नहीं है, प्रेम है। रति नहीं है, प्रेम है। अब प्रेम और रति में क्या अंतर है? रात दिन का अंतर है। इसमें तो प्रेम क्रीड़ाएं आती हैं, प्रेम जनसामान्य का प्रेम भी होता है। ठीक है। तो यह खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। मूलतः वियोग श्रृंगार का ग्रंथ है ये। तो प्रिय प्रवास है ये मूलतः वियोग श्रृंगार का ग्रंथ है। वियोग वात्सल्य का चित्रण भी इसमें देखने को मिलता है। तो वियोग वात्सल्य, वियोग श्रृंगार का चित्रण किया गया किसमें? प्रिय प्रवास में। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक करके जाना, क्योंकि बहुत शानदार कंटेंट मिल रहा है आपको, तो लाइक तो बनता है यारो। आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग का काल सीमा कब तक माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग का काल सीमा, तो ये तो साहब 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक माना जाता है। इस युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। इस युग को जागरण सुधार काल नाम से भी जाना जाता है, और जागरण सुधार काल नाम नगेंद्र ने दिया था। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल सनई आदि इस काल के प्रमुख कवि हैं। इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? तो वो है गया प्रसाद शुक्ल सनई, द्विवेदी युग का है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, राधा कृष्ण दास, ये दोनों तो है भारतेंदु युग से संबंधित। और ये जो जसवंत सिंह है ना, ये मेवाड़ वाले राजा थे जो रीतिकाल में लिखा था। इसने क्या लिखा था? भाषा भूषण लिखा था, भाषा भूषण। तो ये जसवंत सिंह रीतिकाल से संबंधित है। ये आ गया ना, रीतिकाल से संबंधित है जसवंत सिंह। ठीक। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो।
सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो श्री रामदेस त्रिपाठी है। कौन है? रामदेस त्रिपाठी है। तो रामदेस त्रिपाठी क्या कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। तो ये रामदेस त्रिपाठी, अब राम 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 जी थे, नरेश नरेश यानी राजा भी थे, ठीक है। तो राम नरेश भगवान राम का प्रेम ऐसा प्रेम था कि वो अपने प्राणों को निछावर करने के लिए 7 समुद्र पार करके कहाँ चले गए थे? सीता जी को लाने लंका चले गए थे भैया, और रावण से लड़कर युद्ध में जीत कर रावण को मारकर वहां से सीता को लेके आए थे। तो वो था सच्चा प्रेम। तो इस तरीके से याद रह जाएगी आपको कि करो प्रेम पर प्राण निछावर। प्रेम पर प्राण निछावर किसने किए? निछावर नहीं किए, बाकी अगले के ले लिए, वो थे राम नरेश, ठीक है। जन्म तिथि की दृष्टि से द्विवेदी युगीन कवियों का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम पूछा गया है जन्म की दृष्टि से, तो 1 नंबर हो जाएगा श्रीधर पाठक, उसके बाद में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, उसके बाद में मैथिली शरण गुप्त, उसके बाद में रामदेस त्रिपाठी। मैथिली शरण गुप्त का जन्म तो हुआ था 1886 में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में हुआ था। इसके अलावा अगर बात करें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की, तो इनका जन्म हुआ था, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म हुआ था 1865 में। और इसके अलावा श्रीधर पाठक की बात करें ना, तो इनका जन्म हुआ था 1859 में। और कौन रह गया? रामदेस त्रिपाठी। और रामदेस त्रिपाठी का जन्म हुआ था साहब 1881 में। तो इस तरीके से सबसे पहले आएगा 1881, 86, 65, 59, यानी श्रीधर पाठक पहले आएगा। और उसके बाद में 65 आएगा, कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। उसके बाद में रामदेस त्रिपाठी आएगा, और उसके बाद में मैथिली शरण गुप्त आएगा। तो श्रीधर पाठक का जन्म होता है 1859 में, और मैथिली शरण गुप्त का जन्म होता है 1886 में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म होता है 1865 में, और रामदेस त्रिपाठी का जन्म होता है 1881 में। ठीक है, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, रामदेस त्रिपाठी 81, रामदेस त्रिपाठी 81 हो गया। और मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था 1886 में हुआ था। तो रामदेस त्रिपाठी पहले आना चाहिए थे, आइए था, लेकिन ये आगे पीछे दे दिया। सबसे पहले अगर देखें ना, तो श्रीधर पाठक पहले ही ऑप्शन में, इस ऑप्शन के आधार पर 1 नंबर हो जाएगा। और सही तरीके से देखें तो सबसे पहले श्रीधर पाठक आएगा, उसके बाद में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद आएंगे, उसके बाद में रामदेस त्रिपाठी आएंगे, और उसके बाद में मैथिली शरण गुप्त आएंगे। प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम है, प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है साहब? मिलन, पथिक, मानसी, सोपन, ये किसके ग्रंथ है? पहले तो ये बताओ आप। मिलन, पथिक, मानसी, सोपन, ये रामदेस त्रिपाठी के प्रबंधात्मक, और ये जो मानसी है ना, मानसी, ये फुटकल कविता संग्रह। मानसी तो ये तो है फुटकल कविता संग्रह। इसके अलावा सोपन, पथिक, मिलन, ये है ना, ये प्रबंधात्मक काव्य रचना है। बात करें मिलन की, तो मिलन का प्रकाशन हुआ था 1917 में। अगर बात करें पथिक की, तो पथिक का प्रकाशन हुआ था 1920 में। और सोपन की बात करें तो सोपन का प्रकाशन हुआ था साहब 1929 में। और ये रह गई ना मानसी का प्रकाशन हुआ था
1927 में। तो सबसे पहले कौन सी आएगी? 1917 वाली आएगी, मिलन। तो इसमें मिलन कौन सी में है? 1 नंबर में। मिलन के बाद 2 नंबर पे 1920 पथिक आ गई, 3 नंबर पे 27 मानसी आ गई और 4 नंबर पे सौपन 29 आ गई। तो मिलन, पथिक, मानसी, सौपन ये रामनरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं। मिलन 1917, पथिक 1920, मानसिक 1927, सौपन 1929। तो इस वीडियो में इतना ही देखेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके। अगर कोई कमी रही है तो कमेंट करके बताएं, और बढ़िया बनाए तो भी कमेंट करें, क्योंकि जिससे मैं मोटिवेट होऊंगा और आगे आने वाला वीडियो है वो जल्दी आएगा।